नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अच्छी शुरुआत के बावजूद ऊपरी स्तरों से बना बाजार पर दबाव। ऊपर से निफ्टी 250 अंक टूटकर आया 17,300 के नीचे। बैंक निफ्टी 500 अंक गिरकर आया 40,000 के नीचे। मिड कैप स्मॉल कैप में दर्द ज्यादा। इंडिया विक्स में 10% का उछाल। मोहित जोशी को नया एमडी सीईओ बनाने से जोश में टेक महिंद्रा। शेयर 8% से ज्यादा उछलकर वायदा का टॉप गेनर बना। वहीं सुमंत कटपालिया के एमडी सीईओ पद पर दोबारा नियुक्ति के बाद इंडसइंड बैंक में तगड़ी मुनाफा वसूली। शेयर 6% से ज्यादा टूटकर एफएनओ का टॉप लूजर बना। समय से पहले $265 करोड़ का लोन चुकाने की खबर से अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में रौनक। अदानी ग्रीन, अदानी टोटल, अदानी ट्रांसमिशन में अपर सर्किट, अदानी एंटरप्राइजेस भी 1% ऊपर। 3 साल का लॉक इन पीरियड आज खत्म होने से येस बैंक पर दबाव। शेयर करीब 5% फिसला। सोना बीएलडब्ल्यू में ब्लॉक डील के जरिए करीब 21% शेयरों का सौदा। शेयर 3% फिसला। वहीं एमएनएम के 6.5% शेयर बेचने से 7% तक टूटा महिंद्रा सीआई। टीम इंडिया ने रचा इतिहास। लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। ऑस्ट्रेलिया से होगी जंग। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार अब दिन के निचले स्तरों पर आकर कारोबार कर रहा है। हालांकि शुरुआत बाजार की बेहतर हुई थी, लेकिन तमाम ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बीच में मार्केट ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं सके। एसवीबी संकट से विदेशी बाजार भी अछूते नहीं रहे और भारतीय बाजार थोड़ा संभल कर खुले जरूर थे, लेकिन अब फिसले हैं। जहां खुले वहां से धीरे धीरे नीचे की ओर आए हैं और अब डेज लो पर निफ्टी 17,300 के लेवल को तोड़ चुका है। एक बार इस समय के संकेत देख लेते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक कंसर्न्स के बीच में एशियन मार्केट्स में भी थोड़ा प्रेशर अब बनते हुए दिख रहा है। निकेई 1% नीचे है। बाकी बाजार भी ऊपरी स्तरों से नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स अगर देखेंगे तो यहाँ हालांकि हमने रिकवरी देखी थी, वो थोड़ी सस्टेन जरूर हुई है। ऑल्दो वोलेटिलिटी दिख रही है अभी भी। डाउ फ्यूचर्स 1% ऊपर है। नेस्डेक का फ्यूचर 0.2% ऊपर कर रहा है ट्रेड, लेकिन भारतीय बाजारों में प्रेशर साफ तौर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। निफ्टी बैंक भी अब 500 अंक नीचे आकर कर रहा है कारोबार। तब तक हुआ क्या है बाजार में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। शुरुआत बेहतर, लेकिन संभल नहीं पाया बाजार। अब ऊपरी स्तरों से निफ्टी 250 अंक टूटा है। बैंक निफ्टी 500 अंक फिसला है। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में पेन ज्यादा है। दोनों ही इंडाइसेस डेज लो पर कर रहे हैं ट्रेड। अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो एनबीएफसीज हो, बैंक्स हो, ऑटो, हेल्थ केयर स्टॉक्स की ना हो, इनकी पिटाई हो रही है। ऑटो, एंसिलरी, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स में भी प्रेशर है। कैश सेगमेंट के अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अपर सर्किट आज देखने को मिला है। अब हमारे प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद है। गाबा साहब, प्रेशर तो साफ तौर से दिख रहा है बाजार पर। 17,300 के नीचे निफ्टी आ चुका है। ऑल्दो अमेरिका के फ्यूचर्स ऊपर हैं 1 से 2%। कहां सपोर्ट लेगा मार्केट, यहाँ क्या व्यू है? मार्केट तो डाउन है, ये क्लियर है। अभी हम बोले कहाँ सपोर्ट लेगा वो कहना मुश्किल है, क्योंकि लोअर लेवल्स में देखा जाए तो 17,200 274 पे ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है कि लोअर लेवल मिले, 200 भी एक पॉसिबिलिटी है वहां पर जाने की। है तो भी हाँ, एक रेसिस्टेंस मैं बता देता हूँ 17,400 का, वहां पर जरूर एक रेसिस्टेंस है। तो वीक मार्केट है और रेसिस्टेंस है, बस इतना सोचना चाहिए। और ट्रेड डाउन साइड और कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो प्रेशर है। अब गाबा साहब, ट्रेड्स निकालने में कोई मुश्किल हुई या ट्रेड्स मिल रहे हैं मार्केट में? अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो ट्रेड मिलते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल ट्रेड कर रहा है 2922 पर। पॉसिबल है कि 3,000 का जोन देखने को मिल सकता है ऑन द अपसाइड। स्टॉप होगा करीब 2,900 का, तो यस, डिक्सन टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। यहाँ पर एक ट्रेड बनता है। दूसरा स्टॉक जितना अच्छा है वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर तेजी है। डाउन मूव लगता है खत्म हुआ, एक अप मूव शुरू हो सकता है। 127 या 127.70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है यहाँ पर अगर डिग्री मिल जाती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी ऑन द अपसाइड। करीब 135 के जोन देखने को मिल सकते हैं उसके लिए। तो यस, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। स्टॉप करीब 124 का।
तो डिक्सन टेक और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दोनों ही स्टॉक्स वीक मार्केट में डेज हाई पर कर रहे हैं ट्रेड और दोनों में ही गावा साहब की खरीदारी की सलाह है। 3000 का टारगेट डिक्सन टेक में, 2900 का रखें स्टॉप लॉस। और साथ ही शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी 5% ऊपर है, 5.5% ऊपर, लेकिन यहाँ पर 127 के लेवल से 135 तक जाने की प्रोबेबिलिटी, इसलिए खरीदारी की सलाह 135 के टारगेट्स के लिए। चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तो 1% से ज्यादा फिसला हुआ है, डेज लो पर है। पॉकेट्स भी गिरने वाले स्टॉक्स की ज्यादा आपको दिखाई देंगे। मिड कैप्स में 1.25% नीचे इंडेक्स फिलहाल दिन के निचले स्तरों पर कर रहा है ट्रेड। एनबीएफसी से शुरुआत करेंगे जहां पर प्रेशर है। रेपको होम फाइनेंस, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, पीएनबी हाउसिंग, उज्जीवन 4.5% तक फिसले हुए हैं आज के सेशन में। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, रेपको होम फाइनेंस सबसे ज्यादा टूटे हुए हैं। ऑटो इंस्टडीज में प्रेशर, हालांकि यहाँ पर खबरों का इंपैक्ट भी है, फिर चाहे वो महिंद्रा सीआई ऑटो हो या सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीशन। महिंद्रा सीआई ऑटो 7% नीचे, सोना बीएलडब्ल्यू में 3.5% की गिरावट। शेफलर इंडिया, ग्राशी मोटर्स में भी 4 से 5% का दबाव देखने को मिला है आज के सत्र में। सीमेंट स्टॉक्स भी फिसले, रामको सीमेंट, एसीसी, जेके लक्ष्मी सीमेंट 3% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में देखने को मिली है। फार्मा इंडेक्स भी 1% नीचे है। स्टॉक्स भी काफी सारे हैं जो गिरावट में कर रहे हैं ट्रेड। शिल्पा मेडिकेयर, डशमन फार्मा, आयल केमिकल तो इनफैक्ट फ्रेश 52 वीक लोस पर है। सीक्वेंट साइंटिफिक 5.5% नीचे। कुछ स्टॉक्स दिखाते हैं आपको मिड कैप से जो कि 52 हफ्तों के निचले स्तरों पर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। आरती ड्रग्स, आदित्य बिरला सन लाइफ, एएमसी, एल्काइल अमाइंस, अतुल लिमिटेड, ये तमाम वो शेयर्स हैं जो 52 वीक लोस पर आज के सत्र में ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देंगे। साथ ही अदानी ग्रुप के स्टॉक्स देखेंगे तो कैश सेगमेंट के जो स्टॉक्स है वहां पर अपर सर्किट आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो अदानी ग्रुप खबरों में भी है टाइम से पहले रीपेमेंट करने के, और अदानी पार, अदानी ट्रांस, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस 5% के सर्किट पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। कुछ और स्टॉक्स दिखाएं मिड कैप्स में जो बढ़े हुए हैं उसमें डिलीवरी, सुदर्शन केमिकल्स, नाल्को, एमजीएल भी स्ट्रेंथ के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो ये हैं वो स्टॉक्स जहां पर एक्शन तेजी का देखने को मिला है। नाल्को इनफैक्ट 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड। लेकिन बाजार में जो प्रेशर बना है वो बना है सिलिकॉन वैली बैंक की चिंताओं के बीच में, और इसका असर हमने सिर्फ भारतीय बाजारों पर ही नहीं देखा बल्कि ग्लोबल मार्केट्स पर भी दिखा है। दरअसल अमेरिका का ये एक बड़ा बैंक है जो दिवालिया हो गया है। सिलिकॉन वैली बैंक का पतन से 2008 की यादें ताजा हो रही हैं। कितना बड़ा ये संकट है और इसका अमेरिका समेत जो ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर है उस पर क्या असर पड़ेगा, इसको विस्तार से समझते हैं। एसवीबी संकट से जुड़े सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी। नीरज जी, पहले तो समझना चाहेंगे कि ये पूरा क्राइसिस कैसे इमर्ज हुआ। ऑलरेडी इसको लेकर चिंताएं तो काफी उभर रही हैं, लेकिन इसका असर क्या हो सकता है? देखिए, बहुत सारी चिंताएं और चर्चाएं हैं। जैसा कि आपने कहा कि क्या ये लीमन क्राइसिस जैसा है, क्या ये सब प्राइम क्राइसिस जैसा है, क्या ये करेंसी क्राइसिस जैसा है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हो रहे हैं। अभी पुख्ता तौर पे इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन संकट के बीच में दो सवाल महत्वपूर्ण होते हैं कि क्या ये कंटेजियस है, यानी एक बैंक में हुआ तो दूसरे बैंक में भी हो सकता है, या फिर ये एक सिस्टमिक रिस्क का सवाल है। ये दो सवाल महत्वपूर्ण है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ सवालों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मामला क्या है। सिलिकॉन की जो ये बैंक है, सिलिकॉन बैंक, उसको क्या हुआ? तो बेसिकली इनके पास डिपॉजिट नहीं था, बैंक रन हो गया, यानी लोगों ने इतना ज़्यादा पैसा डिपॉजिट निकाला कि इनके पास पैसा खत्म हुआ और बैंक को एक तरीके से कह सकते हैं तो आप दिवालिया, बैंक को बंद करना पड़ा। उसके बाद दूसरा सवाल उठता है कि क्या इसके जो डिपॉजिटर्स हैं उनको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो रेगुलेटर का एक आर्म होता है, एक इंस्टीट्यूशन है जो इंश्योरेंस करता है उस डिपॉजिट का, उसने ये श्योर किया है कि सभी जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पूरे फंड का उनको एक्सेस मिलेगा और सोमवार से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जो डिपॉजिटर्स हैं वो छोटे बड़े चाहे जो हों, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक ने बहुत कम डिपॉजिट का इंश्योरेंस कराया था 2.7%, लेकिन चूंकि फेडरल गवर्नमेंट इसमें आ गई है तो सभी को पूरा पैसा मिलेगा। तीसरा सवाल मन में ये उठता है कि इस बैंक का दरअसल ये पतन हुआ क्यों, ये क्यों इतने बुरे संकट में फंसा। तो इसका एक बहुत सीधा सा सवाल ये है कि बैंक ने जो अपनी पॉलिसी अपनाई थी, अपने डिपॉजिट को बॉन्ड यील्ड में लगाया था, वो बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से इनको MTM यानी मार्क टू मार्केट का तगड़ा नुकसान हुआ, जिससे इनको अपने एसेट बेचने पड़े। और इसके बाद बीच बीच में बहुत बड़ी संख्या में विड्रॉल किया लोगों ने, क्योंकि स्टार्टअप की फंडिंग रुकी थी, तो उस फंडिंग की वजह से लोगों ने अपने पैसे निकालने शुरू किए और इनको MTM का लॉस हुआ और फाइनली फिर ये स्थिति बनी कि इनको बैंक बंद करना पड़ा। फिर सवाल उठता है कि इनके पास टोटल कितना डिपॉजिट है, तो लगभग $175 बिलियन का इनके पास डिपॉजिट है जिसका इनको निपटारा करना है। फिर पांचवा सवाल उठता है कि इसमें किस तरह के ग्राहक है, कौन लोग हैं जो इसके क्लाइंट हैं। तो एक बिल्कुल सिंपल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है वहाँ का, जिसमें आम खाता धारकों के साथ साथ बड़ी संख्या में
स्टार्टअप और उनको फंड करने वाली कंपनियां, जैसे वाई कॉम्बिनेटर जैसे लोग हैं जिनका पैसा वहां पे जमा होता है, वो किसी भी फॉर्म में होता है, कुछ लोग लोन भी लेते हैं, कुछ का सेविंग अकाउंट होता है। तो ये इस तरीके के ज़्यादा क्लाइंट हैं, लगभग 50% मान के चलिए आपके स्टार्टअप के लोग इसमें अपने पैसे जमा रखते हैं। अब इसका हल क्या है? तो एक फौरी तौर पे तो हल ये है, एफडीआईसी ने तय किया है कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पूरा पैसा फंड किया जाएगा। यानी फेड ने 1 साल की क्रेडिट लाइन खोल दी है, जिससे इन सारे लोगों को बैंक लोन लेगा और सारे डिपॉजिटर्स को पैसा दे देगा, और वो जो 1 साल बाद लोन होगा उसको बैंक की एसेट से सेटल किया जाएगा। बैंक का क्या होगा? तो तय है कि बैंक बिक जाएगा और उसको टुकड़ों टुकड़ों में बिके या पूरा बिके, इस पे है। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि यूके की जो इनकी आर्म है उसको एचएसबीसी खरीद लेगा। तो यानी इस बैंक का अब बिकना तय है। ये कोई नया इसका ओनर या नया मालिक या नया नाम भी इसका हो सकता है। फिर आपका एक सवाल ये उठता है कि इसका असर क्या होगा? महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, फौरी तौर पे तो ऐसा लगता है कि मामला संभल गया है, स्टार्टअप की दुनिया के लोगों के जो पैसे फंसे थे वो निकल जाएंगे। लेकिन सेंटिमेंट के तौर पे पूरी दुनिया के स्टार्टअप के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि पैसा हमेशा परसेप्शन और रिस्क मैनेजमेंट पे निकलता है। तो यहाँ रिस्क मैनेजमेंट का बिल्कुल साफ लैप्स दिखा और परसेप्शन थोड़ा सा इकोनॉमी को लेकर के गड़बड़ा रहा है। इसलिए स्टार्टअप की फंडिंग पे इसका असर आपको पूरी दुनिया के लोगों में देखने को मिलेगा। और साथ के साथ क्या बैंकिंग सिस्टम में भी प्रॉब्लम है, ये भी होगा। फिर एक सकता है कि क्या पूरा बैंकिंग सिस्टम इस तरह का है? तो एफडीआईसी की ही रिपोर्ट ये कहती है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से बैंकों को $620 बिलियन का मार्क टू मार्केट है जो लॉस करके वो बैठे हुए हैं। अभी उन्होंने रियलाइज नहीं किया है, लेकिन जिस दिन वो रियलाइज करेंगे तो दिसंबर तक का आंकड़ा है कि $620 बिलियन का नुकसान हुआ है, और उसके बाद से बॉन्ड यील्ड और बढ़ी है, तो ये आंकड़ा और ऊपर हो सकता है। भारत के स्टार्टअप को कितना नुकसान हो सकता है या क्या दिक्कत आ सकती है? तो सेंटीमेंट के तौर पे भारत को नुकसान इसलिए हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ी फंडिंग यूएस की तरफ से आती है। हमारे बहुत सारे अनलिस्टेड प्लेयर का वहाँ एक्सपोजर हो सकता है, बहुत सारे लोगों के वहाँ पे बैंक में पैसे जमा हो सकते हैं, उनके फंड के पैसे जमा हो सकते हैं। तो ये भारत के स्टार्टअप के लिए एक मुश्किल का दौर हो सकता है। भारत के बाजार पे कैसा असर होगा? देखिए, सेंटीमेंट के तौर पे इसको आप नेगेटिव लेके चल सकते हैं। हमारे बैंकिंग सिस्टम का डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, बहुत ही रोबस्ट और मजबूत बैंकिंग सिस्टम है, हमारा रेगुलेटर बहुत मजबूत है। लेकिन जब मार्केट का सेंटीमेंट खराब होता है तो फिर उसका असर पूरे बाजार में देखने को पड़ता है, फिर चाहे वो बैंकिंग शेयर्स हो या दूसरी सेक्टर्स के हों। तो इसका असर तो डेफिनेटली पूरी दुनिया के मार्केट पे पड़ रहा है। बिल्कुल, सेंटिमेंट्स तो बिगड़ते ही हैं, फिर चाहे डायरेक्ट असर हो या ना हो, और उसी सेंटिमेंट्स बिगड़ने के चलते ही हम बाजार पर प्रेशर देख भी रहे हैं डेज लो पर बाजार ट्रेड करते हुए। लेकिन शुक्रिया नीरज जी ने काफी सरल भाषा में एक विश्लेषण किया कि क्या स्थिति है, क्या इसका असर हो सकता है अलग अलग पहलुओं के पर्सपेक्टिव से। थैंक यू नीरज जी, और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और अब बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स की। दरअसल बाजार के फोकस में आज इंडसइंड बैंक, यस बैंक और टेक महिंद्रा के स्टॉक्स हैं। टेक महिंद्रा में तेजी है तो इंडसइंड बैंक और यस बैंक गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। क्या है कारण, बताने के लिए यतिन मोहता और सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद है। यतिन, पहले आप बताइए, दोनों बैंक स्टॉक्स, इंडसइंड बैंक हो या यस बैंक, दोनों में ही गिरावट हावी है, क्या है कारण? देखिए, जहां तक कि येस बैंक का सवाल है और बैंकिंग शेयर्स का सवाल है, दो स्टॉक्स आज फोकस में है। इंडसइंड बैंक की सबसे पहले बात करते हैं, जहां आरबीआई ने जो टेन्योर है वहां के सीईओ साहब का, मिस्टर सुमंत, उनका जो टेन्योर है, जो बोर्ड ने 3 साल का अप्रूवल दिया था, उसके मुकाबले आरबीआई ने केवल 2 सालों का एक्सटेंशन दिया है। तो कहीं ना कहीं ब्रोकरेजेस का ये मानना है कि जब बोर्ड ने 3 साल का एक्सटेंशन दिया है तो आरबीआई का ये 2 साल का विंडो दिया गया है, वो शायद एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव हो सकता है सेंटिमेंटली। अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस की, तो यहाँ आज एक ब्रोकरेज ने शेयर को डाउनग्रेड भी किया है, जेपी मॉर्गन ने, और टारगेट भी 1400 से काट के सब 1100 ले आए हैं। स्टॉक शुरुआती दबाव में जरूर है, लेकिन पिछले वीक जब एंटिसिपेशन था ये कि आरबीआई ने एक्सटेंशन कर दे दिया है, हो गया है, उसके बावजूद जो रैली आई थी मार्केट में, वो कहीं ना कहीं आज के मूव के कारण नलिफाई होती होकर दिखाई दे रही है। ब्रोकरेजेस की अगर हम माने तो जेपी मॉर्गन, जैसे कि मैंने कहा, शेयर को डाउनग्रेड करके न्यूट्रल किया है, टारगेट है 1060। हालांकि दूसरे जो ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने अपना रेटिंग और जो टारगेट है वो मेंटेन रखा है, जैसे कि जेफरीज, जेपी मॉर्गन, सिटी, इनकी जो रेंज है लगभग 1450 से लेकर 1550 तक की है इंडसइंड बैंक पे, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं बैंक वैल्यूएशन के लिहाज से आपको आकर्षक दामों में मिल रही है। दूसरा जो बैंक फोकस में हो, यस बैंक। शुरुआती टिक्स में लगभग 15% तक यस बैंक का शेयर नीचे चला गया था, क्योंकि जो सरकार ने
रिस्ट्रक्चरिंग की जो प्रक्रिया शुरू की थी 3 साल पहले और जो गैजेट नोटिफिकेशन आया था वहां लॉक इन था और 13 मार्च यानी आज वो लॉक इन खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लगभग 75% शेयर जो पुराने वाले थे उनका लॉक इन खुला। इसके अलावा जो अलॉटमेंट हुआ था शेयर होल्डर्स को, खास करके SBI, कोटक बैंक, IDFC, HDFC लिमिटेड, इन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी आज आपको लॉक इन खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे ज्यादा येस बैंक में SBI की हिस्सेदारी लगभग 26% की। रॉयटर्स की न्यूज रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही थी कि शायद SBI अपना हिस्सा बेचने के लिए आ गया येस बैंक में। तो शुरुआती प्रेशर में आपको येस बैंक दिखा, थोड़ी बहुत रिकवरी भी हुई है लगभग 10% की, लेकिन क्लियरली ये लॉक इन खुलने पर शेयर में आपको थोड़ा बहुत प्रेशर दिख रहा है क्योंकि ज्यादातर इंस्टीट्यूशन जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इनको अलॉटमेंट 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से हुआ था। तो ये है ओवरऑल आज दो बैंकों की कहानी। येस बैंक और इंडसइंड बैंक, दोनों ही बैंक्स आपको प्रेशर में दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, तो दोनों ही स्टॉक्स में प्रेशर क्यों है वो तमाम रीजंस बताए यतिन ने, लेकिन इस गिरावट भरे माहौल में टेक महिंद्रा में एक अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आईटी स्टॉक चल रहा है, आईटी स्टॉक्स में प्रेशर है, लेकिन टेक महिंद्रा में खरीदारी। और सुमित मौजूद है यही बताने के लिए कि आखिरकार टेक महिंद्रा में तेजी क्यों है। तो बताइए सुमित, क्या वजह तेजी की? देखिए, आज इसमें जैसे अभी आप यस बैंक और इंडसइंड की बात कर रहे थे, वैसे ही अब आप एक बार इन्फोसिस और टेक महिंद्रा की बात करिए, वो ज़्यादा इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। जहां पर टेक महिंद्रा में खरीदारी है, लेकिन इन्फोसिस के अंदर इसका दूसरा रिपल इफेक्ट जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल मोहित जोशी जो अब नए कंपनी के MD एंड CEO अपॉइंट हुए हैं टेक महिंद्रा के, वो इन्फोसिस से लीव करके टेक महिंद्रा में आ रहे हैं। इसीलिए टेक महिंद्रा में एक अच्छा जोश है, 8% के आसपास तेजी है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी इन्फोसिस के अंदर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। 5 सालों के लिए ये MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। दरअसल जो CP गुरनानी साहब है 19 दिसंबर को वो रिटायर होंगे और उनकी जगह पर 20 दिसंबर से जो कार्यकाल है वो मोहित जी का शुरू होता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रेजेंटली टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी में रफली 20 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं और इन्फोसिस में प्रेसिडेंट के तौर पे कार्यरत हैं। तो वहां से रिजाइन करके अब वो टेक महिंद्रा के अंदर ऐड होने जा रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस ने एक पॉजिटिव थम्स अप भी दिया है इस पूरे ही इवेंट को। अगर आप अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस देखेंगे तो जेफरीज ने तो एक मासिव अपग्रेड दिया है, करीब 1500 रुपया 1550 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी की है और रफली 30 से 40% का अपसाइड वो यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की तरफ से 1525, सिटी 1420 और JP मॉर्गन करीब 1060 के आसपास के टारगेट्स यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि पूरे IT के लार्ज कैप फॉल में सबसे ज्यादा जिन शेयरों की बिकवाली हुई थी उसमें आता है नाम टेक महिंद्रा का और साथ ही साथ नाम आता है विप्रो ऐसे स्टॉक्स का, और जहां पर वैल्यू भी काफी ज्यादा थे। तो इस तरह के पॉजिटिव न्यूज का आना और एक अच्छी वैल्यू बाइंग का हंट होना, इन दोनों का इंपैक्ट आप देख रहे हैं स्टॉक में, इसीलिए आज ये एक अच्छी 8% के आसपास की तेजी दिखा भी रहा है। ओके, तो मैनेजमेंट चेंज का इंपैक्ट टेक महिंद्रा पर, स्टॉक देखिए अब मजबूती और एक्सटेंड हुई है, 7.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ डेज हाई पर ये स्टॉक कर रहा है ट्रेड। शुक्रिया यतिन और सुमित, आप दोनों का ही अलग अलग स्टॉक्स पर रीजंस बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते अरविंद कैपिटल के रत्नेश गोयल, मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ और वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्याल के बीच मुकाबला हो रहा है। अब तक के रिटर्न की स्थिति भी दिखा देते हैं। मुनाफे के मीटर में पहला दिन है इस कारोबारी हफ्ते का, और पहले तो अपडेट दिखा देते हैं। रत्नेश गोयल ने एग्जिट किया है इप्का लैबोरेटरीज से, ये इनकी सेल कॉल थी। यहाँ पर इनके टारगेट 660 के थे, लेकिन 787 पे इन्होंने एग्जिट किया है। एलगी इक्विपमेंट से भी एग्जिट किया है रत्नेश गोयल ने 486 के लेवल्स पर। 530 के इनके टारगेट्स थे, 430 का इनका स्टॉप लॉस। 2 नए ट्रेड्स इन्होंने ऐड भी किए हैं, और उसमें पिरामल एंटरप्राइजेस इन्होंने सेल किया है 728 के लेवल्स पर। इनके टारगेट है 600 के, स्टॉप लॉस 780। तो एक नया ट्रेड ऐड किया है PEL में सेल का। आरबीएल बैंक इन्होंने दूसरा ट्रेड ऐड किया है, यहां भी बिकवाली की सलाह है 149.5 के लेवल्स पर। 130 का डाउनसाइड टारगेट, 162 का स्टॉप लॉस। तो दो नए ट्रेड्स, दोनों ही बिकवाली की तरफ। अमित सेठ का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। लिंडे इंडिया से इन्होंने 3915 पर एग्जिट किया है, 4200 के इनके टारगेट्स थे। नया ट्रेड ऐड किया है वो है गुजरात पीपावाव पोर्ट का। खरीदारी की कॉल है इनके 111 के लेवल्स पर, 125 का टारगेट, 106 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। अब दिखाते हैं आपको फटाफट से रिटर्न की स्थिति। ये तो थे पोर्टफोलियो में अब तक के अपडेट्स, नए एडिशंस हमारे एक्सपर्ट्स की ओर से। मुनाफे के मीटर में तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में जो फिलहाल रिटर्न्स दिख रहे हैं, उसमें आशीष क्या लीड कर रहे हैं 1% रिटर्न के साथ। रत्नेश गोयल का पोर्टफोलियो -1% रिटर्न दे रहा है। अमित सेठ का पोर्टफोलियो फिलहाल फ्लैट है, लेकिन नेगेटिव रिटर्न्स दिखाते हुए। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो एक ब्रेक के उस पार आप देखेंगे न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे NFL के CMD अतुल बी पाटिल से। तो देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।